गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज़ 5.0 के फर्स्ट एपिसोड का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन, जो एसएससी जीडी 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और इसमें 7 एपिसोड आएंगे। तो इसके फर्स्ट एपिसोड का रिवीजन हम करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का रिवीजन। थय्यम डांस का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है केरल से, और केरल में क्लारीपट्टू, पदेनी मार्शल आर्ट दोनों होते हैं, और कथकली और मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस भी केरल में ही होते हैं। सिंगी छाम डांस ये होता है सिक्किम, और यहीं पर चू फाट डांस भी होता है। फुगड़ी देखनी डांस ये गोवा में होते हैं। लावणी तमाशा और लेजिम डांस ये महाराष्ट्र में होते हैं। कनक राजू का निधन अभी हाल ही में हो गया है, और इनका संबंध किस डांस से था? तो इनका संबंध था गुस्साड़ी डांस से, और इनको 2021 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। गुस्साड़ी डांस ये गोंड ट्राइब के द्वारा कुंवारे पुरुषों के द्वारा, जो कुंवारे पुरुष होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती तो उनके द्वारा किया जाता है। कालबेलिया डांस ये राजस्थान में किया जाता है, और सन 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया था, और इसके संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा, और राजस्थान में होता है घूमर और तेहरा ताली डांस। पिंडवानी डांस ये छत्तीसगढ़ में होता है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं तीजनबाई, और छत्तीसगढ़ में राउत नाच और पंथी डांस भी होता है। यक्षगान कर्नाटक में होता है, और यहीं पर होता है ढोलो कुनीथा, बोलक और करगा डांस। जाकिर हुसैन जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये एक प्रमुख तबला वादक थे। इनको पद्म श्री अवार्ड 1988 में दिया गया था, और पद्म भूषण अवार्ड 2002 और पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में दिया गया था। और शक्ति फ्यूजन बैंड के लिए जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को ग्रैमी अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। 1968 में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, और पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था तो ये थी तन्वी साहा, जिनको 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। मनमोहन सिंह जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये 2004 से 14 तक पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के समय यानी कि 1991 के समय ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। 1987 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड, और इनकी एक फेमस पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, और तो इनको 1987 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और एक महान व्यक्ति हैं रतन टाटा, जिनको 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, और 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। और कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में इनके द्वारा की गई थी। और कला क्षेत्र फाउंडेशन की फाउंडर कौन है? तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिनको प्राणी मित्र अवार्ड भी दिया गया था। और भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली भी यही थी। पद्म भूषण अवार्ड इनको 1956 में दिया गया था। राज्यसभा सांसद नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कलाकार, तो ये भी कौन थी? ये भी थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है? तो इसे कहते हैं भरतनाट्यम, और इसे के ही अन्य नाम है सादिरट्टम और दासियट्टम। वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम इनको 2024 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती इनको क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए पैशन ऑफ डांस। और वर्तमान में क्लासिकल डांस की संख्या है 8 है, और ये 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान का जयपुर घराना और उत्तर प्रदेश का लखनऊ और बनारस घराने से संबंधित है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर राज्य से संबंधित है। और ओडिसी क्लासिकल डांस ओडिशा से, सत्रिया असम से संबंधित है, और जो नवीनतम क्लासिकल डांस है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांस है, और 9वां है छऊ क्लासिकल डांस, जिसको सेमी क्लासिकल डांस या अर्ध शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और ये 3 राज्यों में होता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। झारखंड में कौन सी शैली होती है, पश्चिम बंगाल में कौन सी और उड़ीसा में कौन सी, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में।
टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? सब साल के शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। और मेल और फीमेल 2024 में विजेता है। मेल में जेनिक सिनर जो इटली के हैं, और फीमेल में विजेता आर्यन सबलेंका जो बेलारूस की रहने वाली है, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन, जिसकी शुरुआत 1891 में हुई थी, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, ये मेल में जीते हैं। ईगा स्वेटेक पोलैंड की रहने वाली, ये फीमेल में जीती है। विम्बलडन ये ग्रास कोर्ट पर होता है, और 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और बारबोरा क्रेजिस के बाद फीमेल में विजेता बनी है। यूएस ओपन इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जेनिक सिनर इसके विजेता बने हैं, और आर्यन सबलेंका इसकी महिला विजेता बनी हैं। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता ये बने हैं नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम विजेता ये बने हैं रोहन बोपन्ना। 43 वर्ष की आयु में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स जीता था, और इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। रामसर शहर ईरान में स्थित है, और वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है 85। और टॉप स्टेट जहां पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तो यह है तमिलनाडु, जहां पर 18 रामसर साइट हैं। और नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार के स्थित है, जिनको हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया था। 2024 में पहली बार मनाए गए दिवस कौन कौन से हैं? तो 25 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ था तो उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट, और इस पर लैंड होने के कारण ही नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, और ये ओजोन परत से संबंधित था। तो ओजोन डे 16 सितंबर को ही मनाते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स जो खिलाड़ी होते हैं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी हैं। सानिया मिर्जा की इम्पोर्टेंट पुस्तक है, टेनिस से संबंधित है ये। और एस अगेंस्ट ओड्स इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन से संबंधित है, प्लेइंग टू विन। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है गोल जो हॉकी से संबंधित है। एमसी मैरी कॉम ये बॉक्सिंग से संबंधित है, और इनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल। आर अश्विन की पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट जो क्रिकेट से संबंधित है। शेन वाटसन ये भी क्रिकेट से संबंधित है, और द विनर्स माइंडसेट इनकी पुस्तक है। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अनिल कुंबले वाइड एंगल। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी हाल ही में 4 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई, और इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए मिलती है। और 2024 में 4 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है। मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, डी गुकेश शतरंज से, और प्रवीण कुमार हाई जंप, और ये पैरा खिलाड़ी हैं। तो इन 4 को देने की घोषणा की गई है। लोथल कहाँ प्रसिद्ध है? लोथल गुजरात का एक स्थल है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। यहीं पर डोकयार्ड या बंदरगाह के अवशेष मिले थे, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। समुद्री संग्रहालय का निर्माण यहीं पर हो रहा है। चहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित, और यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला था। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित, और घोड़े की हड्डी के अवशेष यहीं से मिले थे। धोलावीरा एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, पश्चिम, पूर्व और मध्य भाग में, और ये 40वीं यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी थी। कालीबंगा राजस्थान में स्थित, और यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, और यह हिंडन नदी पर स्थित था, और सबसे पूर्वी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का यही था। बनावली स्थल हरियाणा में स्थित, और यहीं से मिट्टी का हल के अवशेष मिले थे। राखी गढ़ी ये हरियाणा में स्थित, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम यहीं पर बन रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन सा था? तो सबसे पूर्वी था आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, और सबसे दक्षिणी था दामाबाद महाराष्ट्र में। प्रवरा यह गोदावरी की सहायक नदी के किनारे स्थित था, और सबसे उत्तरी बिंदु था मंडा जो चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित था, और सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित था।
रोपड़ स्थल ये पंजाब में स्थित है और मानव के साथ कुत्ता दफनाने के अवशेष यहीं से मिले हैं। कुषाण वंश के फाउंडर ये थे कुजल कुडफिसिस और सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। अब हम देखेंगे बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में और शासक थे अजातशत्रु। दूसरी हुई थी वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय और चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुई थी। और इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बने थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। एपिग्राफी क्या होता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। सूर्यवर्मन सेकंड ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था और जो खामेर वंश से संबंधित था और ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। कृष्ण फर्स्ट इसने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और ये एकास्म पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। और कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था और राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर था धनती दुर्ग। नरसिंह देव फर्स्ट ये इसने ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता था और ये सूर्य भगवान को समर्पित है और ये गंग वंश के शासक थे। राजराज फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में करवाया था जिसे द ग्रेट चोलाज टेम्पल कहते हैं और ये चोल वंश से संबंधित था और चोल वंश का फाउंडर का नाम था विजयालय। बादशाहनामा ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी और ये शाहजहां के दरबार में थे। अमीर खुसरो हिंद का तोता इसको कहा जाता है और इसने तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह, नूह सिपीहर और आसिका पुस्तक लिखी थी। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल ये कहा जाता है शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्णकाल ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अल बिरूनी ने पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी फारसी भाषा में और अकबरनामा 5 भागों में विभाजित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जातियों का अंत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी और इनकी एक पत्रिका थी मूक नायक। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसकी भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। बाल गंगाधर तिलक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी गीता रहस्य और 2 पत्रिका थी केसरी और मराठा पत्रिका और इनकी एक फेमस पुस्तक भी थी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। चितरंजन दास इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किसके समय में हुआ था? तो ये करजन के समय में हुआ था और करजन को आयोगों का समय भी कहा जाता है और इसी के समय 1904 का अधिनियम भी आया था। एलन ब्रो इसने 1843 में दास प्रथा का अंत किया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और 1881 में 10वीं जनगणना इसी के समय शुरू हुई थी और इसने इल्बर्ट बिल विवाद जो जजों से संबंधित था यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वे अंग्रेजों का पक्ष भी सुन सकते थे यानी कि अंग्रेजों को सजा भी दे सकते थे, तो इल्बर्ट बिल विवाद इससे संबंधित था। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था और इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से ये अपनी कविताएं लिखता था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन जो करजन के समय में हुआ था और इसका विरोध 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया था और ये स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कोलकाता में शुरू हुआ था और 7 अगस्त को ही हैंडीक्राफ्ट डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। 1872 में हुई थी जनगणना शुरू जो पहली जनगणना थी मेयो के काल में और अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है और 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। भारत का पहला वाइसराय ये बना था 1858 के अधिनियम के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बना था कैनिंग और कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में यमुना नदी के किनारे पढ़कर सुनाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई थी 1336 में और ये संगम वंश के शासक थे और इन्होंने इसकी राजधानी बनाया था हम्पी को। तुलुप वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय जिसने 1507 से 29 तक शासन किया था और इसके दरबार में अष्टदिग्गज थे और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी अमुक्त मल्याद जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 14 जनवरी 1761 को होता मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच
और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तागड़ी युद्ध भी कहा जाता है, और ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इसी के तहत विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। वेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था और ये डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। तराइन का पहली लड़ाई ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रप्रदाई के द्वारा लिखी गई थी। रहनुमाई सभा, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष 1886 में ये बने थे दादा भाई नौरोजी, और इन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार नेशनल इनकम की गणना की थी और इनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। और इनकी एक फेमस पुस्तक भी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 में हुई थी और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में हुई थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी, जिनको भारत कोकिला कहा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इस समय वाइसराय, ये बताना आपका कमेंट बॉक्स में। और 1885 में अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1886 में अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे। और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और इनकी फेमस पुस्तक था गोल्डन थ्रेशोल्ड। और 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गर्म और नरम दल दोनों के बीच समझौता हो गया था। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी और इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से। और कैबिनेट मिशन 1946 23 मार्च 1946 को आया था और इसके हेड थे, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और इसके अन्य सदस्य थे अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ये थे दिल्ली, अजमेर, वाड़ा और कुर्ग और बलूचिस्तान। और 292 सदस्यों में 11 ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा पर साइन करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284, जिसमें से 15 महिलाएं थी और 24 जनवरी 1950 को साइन हुए थे। और लघु संविधान ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है और इसी के द्वारा 39A निःशुल्क कानूनी सहायता को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 50 इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण वन संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 DPSP जो आयरलैंड से हमने लिए हैं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति या भारत की विदेश नीति का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। प्रीवी पर्स को कब एंड किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा 26वें संविधान संशोधन 1971 में इसको एंड किया था। जो महाराजा होते थे उनको बड़ी बड़ी पेंशन दी जाती थी जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था और प्रीवी पर्स का एंड 26वें संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा। 129वां बिल ये इसका संबंध किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत और इस साउथ अफ्रीका से लिया गया है और भाग 20 में इसका वर्णन है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया था अनुच्छेद 338A के तहत और 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हुए हैं अजय मानिक राव।
42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे और ये 5 विषय थे: शिक्षा, मापतौल, वन, वन्यजीव और न्याय प्रशासन। भाग 4A, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में। भाग 14A में न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल का वर्णन है। इसके द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B को जोड़ा गया था और प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया है और ये 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और अनुच्छेद 63, इसमें कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है और इसमें सभी सांसद भाग लेंगे। अनुच्छेद 69, इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद हो जाए तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 52, इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया और इसमें निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड MLA और इलेक्टेड MP ही भाग लेंगे। जो मनोनीत सांसद हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 55, निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव होता है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57, री इलेक्शन, अगर चाहे तो दोबारा से चुनाव लड़के जीत सकता है। अनुच्छेद 58, इसमें योग्यता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 59, शर्तों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 60, शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव के बारे में भी बताया गया है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों में फ़र्क क्या है? फिजिकल चेंज वह चेंज जो जैसे पुरानी अवस्था में है, अगर उसमें कोई चेंज हो जाए और वापस उसी पुरानी अवस्था में आ जाए तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो एक बार बदल जाए वापस उसी अवस्था में न आ पाए उसको कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे बर्फ़ से पानी बनना और पानी से हम दोबारा से फ्रिज में रखकर उसको बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। और दूध से अगर एक बार दही बन गई तो किसी भी हालत में उसको दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा केमिकल चेंज। और जैसे दूध से पनीर बनाना और जैसे कोई भी चीज़ पकना, सड़ना, जलना या दहन, तो ये सभी होते हैं केमिकल चेंज। और मोम का पिघलना ये होता है फिजिकल चेंज और मोम का जलना ये होता है केमिकल चेंज। और संक्षारण या जंग भी केमिकल चेंज ही होता है। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है नौसादर। HCl पेट में होता है और भोजन की प्रकृति को ये अम्लीय बना देता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है और ये विनेगर इसको कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में। ब्यूटारिक अम्ल ये बटर में होता है, बटर या मक्खन में। त्रिक नियम और अष्टक नियम किसने दिए थे? त्रिक नियम दिया था डोबेराइनर के द्वारा और इसमें 3 जोड़े होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रीसियम और बेरियम। तो ये 3 होते हैं और 1 और 3 पहले और तीसरे का भार जोड़ने पर 2 से भाग करने पर दूसरे का भार आएगा, ऐसा इसमें नियम दिया गया था। और एक था न्यूलैंड का अष्टक नियम और इसमें बताया गया था कि जो पहला तत्व है और 8 आने के बाद जो 9वां तत्व है उनके गुण समान होंगे, यानी कि गुण समान होंगे 8वें के। तो ऐसा बताया गया था न्यूलैंड के अष्टक नियम में। समतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब दिखाने के काम आता है और इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण इसमें छोटी को बड़ी करके दिखाने में यूज होता है और डेंटिस्ट या सेविंग मिरर ऐसे ही होते हैं और इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण बड़ी को छोटा करके दिखाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे गाड़ी में साइड मिरर होता है वो होता है उत्तल दर्पण। आई व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि दूरी बढ़ने पर जी का मान कम होता है। जैसे ये है उत्तर ध्रुव और ये है विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ जाता है और त्रिज्या में कमी होती है। तो विषुवत रेखा से जो
ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम 10 भी कह सकते हैं। और जी का मान अधिकतम पृथ्वी की सतह पर ही होता है, और अंतरिक्ष में और केंद्र में जी का मान 0 होता है, और जी का मान सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर ही होता है। केंद्रक कौन सा होता है, जो कोशिका के बीच में होता है उसको कहते हैं केंद्रक, और जो केंद्रक से बाहर होता है द्रव्य उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, और इसको जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। स्लाइडर और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और कीटों का अध्ययन ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ ये कहलाता है ओडेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल या एल्गी का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक या फंगस का अध्ययन। प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या होती है, तो ये होती है एंगस्ट्रोम। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई ये होती है पारसेक। अर्घ ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, और ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल भी होता है, और 1 जूल 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, और डाइन बल की इकाई होती है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अमेरिका की 5 वृहत झील कौन सी होती हैं, और ये एक क्रम में हम इनको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे सुपर मिशन है ई आंटी, तो सुपर से होगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और एंटी ओंटारियो। और ये है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। और मिशिगन झील शिकागो शहर में स्थित है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये है सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील को ह्यूरोन से कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये सू नहर जोड़ती है। नियाग्रा जलप्रपात एरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। 1909 का कौन सा अधिनियम था। सुपीरियर को ह्यूरोन से अलग जोड़ती है जो सू नहर। नियाग्रा जलप्रपात एरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जिसको माना जाता है, यानी कि अगर हिंदू चुनाव में खड़े होंगे तो हिंदू ही वोट देंगे, अगर मुस्लिम खड़े होंगे तो मुस्लिम ही वोट देंगे, तो जिसको कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और इसका जनक माना जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम को। 1919 में आया था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू किया गया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया था, और प्रांतीय स्वायत्तता आ गई थी, और केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 की क्रांति से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कहा जाता था, जो 1773 से लेकर 1857 तक था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद क्राउन रूल शुरू हो गया था, और क्राउन रूल शुरू हुआ था 1858 से 1947 तक। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया था, और भारत का पहला वाइसराय बना था कैनिंग, और भारत सचिव पद एक क्रिएट कर लिया गया था, और इसके तहत ही मुगल शासन का अंत हो गया था। और 1858 का एक्ट की घोषणा इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई थी। अब हम देखेंगे घास के मैदान और प्रमुख देश। पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में मिलते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में। और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में मिलते हैं। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और संविधान सभा ने इसको अपना लिया था 22 जनवरी 1947 को। और इसमें भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है। जैसे भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना भारत का प्रमुख कर्तव्य है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। और लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो भी इसके शासक चुने गए जाएंगे वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाएंगे।
शुरुआत में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी, लेकिन केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 को आया था, 13 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें कहा गया कि संविधान का अंग प्रस्तावना है और इसको संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान में संशोधन हो सकता है और प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं और वर्तमान में 22 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में, और ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। और ये इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल की गई थी और इसका संबंध था भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी, जो पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो नगर निकायों से संबंधित है और इसमें 18 विषय शामिल हैं। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल होता है 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो अब तक 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, जो अब तक भी नहीं लगा है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ले गए हैं और इसके तहत अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रीय आपात के 3 आधार होते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसके 3 आधार होते हैं। पहला आधार होता है युद्ध, जो हमने 1971 में लगाया था। बाह्य आक्रमण, जो 1962 में चीन आक्रमण के समय लगाया था। और आंतरिक अशांति 1975 में 25 जून 1975 को लगाया गया था। और इंदिरा गांधी इसमें प्रधानमंत्री थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, क्योंकि आंतरिक अशांति के नाम पर देश के सभी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। और जब कांग्रेस की सरकार बदल गई और 44वें संविधान संशोधन 1978 किया गया, तो इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को कर दिया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का उल्लेख इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 54 में और अनुच्छेद 55 में विधि का उल्लेख किया गया है। इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और 17वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में 2 यूटी में भाग लेने का अधिकार, दिल्ली और पुडुचेरी को भाग लेने का अधिकार 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में हो गई हैं 22 भाषाएं। और 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी, सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। तो इस प्रकार हो गई भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं। और क्लासिकल लैंग्वेज ये हैं 11, पहले होती थी 6 और 2004 में जोड़ी गई थी तमिल, फिर 2005 में संस्कृत और 2007 या 8 में इन तेलुगु और कन्नड़ को जोड़ा गया, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को जोड़ा गया था। लेकिन 5 नई 2024 में जोड़ी गई हैं, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। अनुच्छेद 38 इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया, जो डीपीएसपी में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समिति का उल्लेख किया गया, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 इसमें भाग 4A अनुच्छेद और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें मौलिक कर्तव्य हैं
और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और इनको हम N2O2 से डिनोट करते हैं, तो इनकी प्रमाणिकता इसमें होती है 2, और हाइड्रोजन की भी 2 होती है, और O3 को हम ओजोन को O3 के रूप में लिखते हैं, तो इसकी प्रमाणिकता होती है 3। और मोजले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। और 18वें समूह को शून्य गैस या अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है, और ये हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोम। और इन सभी की प्रमाणिकता 1 होती है, और जो गैस होती है उनकी प्रमाणिकता होती है 2। और जो समूह 17 होता है उसको कहते हैं हैलोजन, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन होती हैं, और ये अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। और समूह 16 इसको कहते हैं चैल्कोजन ग्रुप, और इसमें ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, और वर्तमान CAG हैं संजय मूर्ति। 91वें मुख्य न्यायाधीश ये हैं संजीव खन्ना, और 50वें थे DY चंद्रचूड़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हैं राजीव कुमार। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये इंसुलिन निकलता है, और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है थायराइड ग्रंथि, और इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी से गलगंड या गले का सूजने वाला रोग हो जाता है। और हासी माता रोग, इसमें थायराइड ग्रंथि गायब हो जाती है। वृषण ये मेल में होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन या लव हार्मोन होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन से स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। और वैसोप्रेसिन हार्मोन ये सभी निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। मानव लार रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, और लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु का भक्षण करने के काम आता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। और वसा का इमल्सिफिकेशन ये लीवर में होता है, और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और लीवर को ही मानव शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। और लीवर को साइंस की भाषा में कहते हैं हीपैट। और लीवर का अध्ययन या स्टडी ऑफ लीवर ये कहलाती है हीपैटोलॉजी। और अगर लीवर में सूजन आ जाए तो इसको कहते हैं हेपेटाइटिस, यानी कि हिपेट का मतलब होता है लीवर, और आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो हेपेटाइटिस रोग का संबंध है लीवर से। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये होती है थायराइड। तो इस प्रकार हमने किए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारी क्लास होती है एंड। तो आज की क्लास में हमने किए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद 6 एपिसोड और आएंगे जिसमें हम 7 फेरों वाली सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ पे करने के बाद इस क्लास की सभी PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।